पृष्ठ तनाव का चैप्टर खत्म हो गया है और इसके न्यूमेरिकल आपको बताने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इसके मुख्यतः 2-3 सूत्रों पर है। एक तो केस नली वाला जो न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। ठीक है, केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी होगी, केस नली की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अगर इस पर आपको सवाल मिलता है तो उसका एक छोटा सा फार्मूला है, उसको आप याद रखेंगे। P = RH ρ G अपॉन 2 cos थीटा। P = RH ρ G अपॉन 2 cos थीटा। इस फार्मूले में रख करके आप निकाल सकते हैं कि चाहे नली की त्रिज्या ज्ञात करनी हो आपको तो आप R की वैल्यू रख देंगे, चढ़े जल की ऊंचाई पता हो H रख देंगे, रो जी अगर जल है पारा है तो अलग अलग द्रवों के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे जल है तो जल का घनत्व स्थिर होता है, फिक्स होता है, जी का मान फिक्स होता ही है, 2 जो है फिक्स ही है। cos थीटा में थीटा जो कोण है इसको हम कांटेक्ट एंगल कहते हैं या संपर्क कोण कहते हैं। और थीटा का मान जो होता है शुद्ध जल और कांच के लिए तो 0 डिग्री होता है। और अगर नहीं 0 दिया है तो जो भी दिया हुआ है वो वैल्यू आप रख देंगे, मिल जाएगा मान आपको। पारा है तो पारे के लिए और कांच के लिए 135 देगा आपको, उसकी वैल्यू भी देगा कि cos 135 की वैल्यू क्या होगी, या आप निकाल भी सकते हैं उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब इस सूत्र का प्रयोग होगा जब भी केस नली के सबसे संबंधित कोई सवाल होगा तो। ठीक है, दूसरा प्रश्न अक्सर ऐसा आपको मिल जाएगा, जो भी सूत्र बनेंगे वो आप विचार कर लीजिए एक बार, सब आपके दिमाग में रहेगा तो कौन सा कहां लगाना है, फिट करना है, आप देखते ही जान जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, देगा कि एक केस नली है, इसमें जल इतनी ऊंचाई से चढ़ता है तो केस नली की त्रिज्या अगर दुगुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, या 3.5 है तो 9.5 कर दी जाए, इस तरह से कर दी जाए तो बताइए चढ़े जल की ऊंचाई क्या होगी। तो उसमें क्या है कि त्रिज्या और ऊंचाई 2 ही का टर्म रहेगा। त्रिज्या आपकी इतनी है तो ऊंचाई इतनी है। अब त्रिज्या को हमने बढ़ा करके घटा करके इतना कर दिया तो ऊंचाई क्या होगी, तो त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध आपको चाहिए। जल वही रहेगा, जल के पृष्ठ तनाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संपर्क कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, केवल R में और H में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहां पर T कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा R1H1 बराबर R2H2। इस फार्मूले का प्रयोग आप करेंगे, R1H1 बराबर R2H2। इसका मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट होगा। अगर त्रिज्या का मान ज्यादा होगा तो ऊंचाई का मान कम हो जाएगा, और ऊंचाई का मान ज्यादा होगा तो त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। इस तरह से आप ये लगा सकते हैं। और क्या क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कोई नली है, उस नली में द्रव भरा हुआ है या जल भरा हुआ है, नली को ऊर्ध्वाधर से 45 अंश कोण पर झुका दिया जाता है। कहने का मतलब नली को तिरछा कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ये बर्तन है और इस बर्तन में जल भरा हुआ है, इसमें एक नली जो है ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, इसमें जल जो है इतनी ऊंचाई तक भर जाता है। अब अगर इसको ऊर्ध्वाधर से हम 45 अंश कोण पर झुका दें, कहने का मतलब नली को हम ऐसे कर दें, ऐसे, समझ रहे बात को, ऐसे हम नली को कर दें तो नली में द्रव अब यहां तक चढ़ेगा, इसको हम कहेंगे, बोलेंगे तिरछी ऊंचाई H डैश से शो करेंगे, तिरछी ऊंचाई H डैश। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो अब भी वही रहेगी, H ही रहेगी, और यहां पर कितना झुकाया है आपने ऊर्ध्वाधर से वो कोण आपका अल्फा रहेगा। तो अगर निकालना हो कि नली में चढ़े हुए जल की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, H डैश पूछ रहा है आपसे, H डैश इक्वल टू H अपॉन cos अल्फा। ये फार्मूला सिंपल सा लग जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा।
तो केस नली वाले में इन तीनों के अलावा कोई सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी सवाल रहेगा इसके अतिरिक्त कोई भी सूत्र नहीं लगेगा उसमें। दूसरी चीज, आपको जल की बूंद रहेगी, पारे की बूंद रहेगी, या वायु का बुलबुला रहेगा जल के भीतर, या जल का बुलबुला रहेगा वायुमंडल में, तो पूछेगा एक्सेस प्रेशर क्या होगा, अधिक दाब क्या होगा। अधिक दाब का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ के भीतर और बाहर, किसी पृष्ठ के भीतर और बाहर दाबों में जो डिफरेंस होता है या दाबों में जो अंतर होता है उसी को हम अधिक दाब बोलते हैं। तो अगर जल की बूंद है, पारे की बूंद है या वायु की बूंद है, जल के भीतर बनी हुई है, अर्थात एकल पृष्ठ है, तो उसके लिए अधिक दाब का फार्मूला होता है P बराबर 2T/R। ये अधिक दाब कितना एक्सेस दाब होगा। जैसे कोई वायु का छोटा बुलबुला है, जल के भीतर बना हुआ है, बुलबुला फूट नहीं रहा है, भाई जल का प्रेशर पड़ रहा है, इसको फूट जाना चाहिए जी, लेकिन वो नहीं फूट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके भीतर का दाब ज्यादा है, वो अपने आकृति को मेंटेन किए हुए है। कितना एक्सेस प्रेशर है, ज्यादा है, इस सूत्र से निकाल सकते हैं 2T/R के फार्मूले से, यहां से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और एक फार्मूला, किसी द्रव के पृष्ठ को एक्सटेंड करने में या बढ़ाने में, किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य का फार्मूला होता है W बराबर T इंटू डेल्टा ए। जहां डेल्टा ए उस द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि है, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या है, डेल्टा ए है। उस डेल्टा ए को हम अगर T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किया गया कार्य आ जाएगा। और ये कौन सा कार्य है, ये द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य है। चाहे किया गया कार्य पूछे और चाहे द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा पूछे। द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा का मतलब होता है कि द्रव के पृष्ठ में संचित ऊर्जा, आखिर ये ऊर्जा कहां से आती है, ये ऊर्जा इसलिए उसमें संचित हो जाती है कि आपने द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाया है, तो बढ़ाने में आपने जो कार्य किया है उस कार्य को करने में आपकी कुछ एनर्जी लॉस हुई है, वो एनर्जी कहां गई है, उसी द्रव के पृष्ठ में संचित हो गई है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहेंगे या किया गया कार्य। ये सूत्र भी अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं। एक सवाल है, आप नोट कर लीजिए, उसको नोट कीजिए। पारे की एक बूंद के, पारे की एक बूंद, पारे की एक बूंद की कमरे के ताप पर त्रिज्या 6 मिलीमीटर है। पारे के बूंद की त्रिज्या क्या दी गई है, 6 मिलीमीटर। पारे के बूंद की त्रिज्या दी गई है 6 मिलीमीटर। पारे के बूंद की त्रिज्या, जहां पर मिलीमीटर में दे वहां पर तुरंत आप इसको मीटर बना लिया करिए। तो मीटर के लिए आप 10⁻³ से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो बूंद की त्रिज्या हो गई। आगे दिया हुआ है, उसी ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। पारे का पृष्ठ तनाव, पारे का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है T बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। T बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर ये दिया हुआ है। पारे का पृष्ठ तनाव T दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पारे के बूंद की त्रिज्या है और ये पारे का पृष्ठ तनाव है। बूंद के भीतर आधिक्य दाब तथा कुल दाब ज्ञात कीजिए। बूंद के भीतर आधिक्य दाब और कुल दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
ये दिया हुआ है। पारे के बूंद की त्रिज्या दी गई है 6 × 10⁻³ मीटर या 6 मिलीमीटर दी हुई है। पारे का जो तनाव है वो दिया गया है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर और वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझे? अब पूछ रहा है कि पारे के बूंद के भीतर अधिक दाब बताइए और कुल दाब बताइए। तो कुल दाब क्या मतलब हो गया? जैसे पारे की बूंद यहां रखी हुई है, ठीक है ना। अगर वायुमंडलीय और वायुमंडल ऊपर से कौन दाब पड़ रहा है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब तो हम सबके ऊपर पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, सबके ऊपर पड़ रहा है। वायुमंडल में जो वायु का प्रेशर है यहां से लेकर के, ठीक है, जहां तक वायुमंडल है, वायु भरी हुई है, उस वायु का प्रेशर, उस वायु का भार कहां पड़ रहा है? हमारे ऊपर ही तो पड़ रहा है। तो ऐसे दाब को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उस वायुमंडलीय दाब की वैल्यू यहां पर दी गई है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो वायुमंडलीय दाब तो उस पारे की बूंद पर पड़ ही रहा है, उसके बाद भी वह पारे की बूंद चपटी नहीं हो रही है। इसका मतलब पारे की बूंद के भीतर कुछ ज्यादा दाब है, ज्यादा प्रेशर है। कितना ज्यादा प्रेशर है वो बताना है और कुल प्रेशर बताना है। कुल प्रेशर का मतलब कि जो ज्यादा प्रेशर है वो प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर तो है ही है। वायुमंडलीय दाब के बराबर उसके अंदर भी दाब है और कुछ एक्स्ट्रा दाब है। तो जो एक्स्ट्रा दाब है उसको निकाल लेंगे हम किस फार्मूले से? इस फार्मूले से निकाल लेंगे। और कुल दाब के लिए इसी में जो आएगा ये निकालने पर उसी में वायुमंडलीय दाब को हम ऐड कर देंगे तो कुल दाब भी हमको मिल जाएगा। तो क्या फार्मूला होगा? P = 2T/R। ये एक्सेस प्रेशर का फार्मूला है। यहां हो जाएगा 2 × T की वैल्यू हो जाएगी 0.465, T की वैल्यू हो जाएगी 0.465 न्यूटन प्रति मीटर है और बटे R है त्रिज्या 6 × 10⁻³ मीटर में। ये हो गई आपकी, डिवाइड करेंगे आप, 2 × 6 हो गया। यहां काटेंगे जब 0.3, 3 × 1 3, 3 × 5 15, 3 × 5 15 गुणे ये ऊपर जाएगा 10⁻³ प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब P = हो जाएगा 155 आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आपका हो गया, 155 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 घात में करना चाहो 10 घात में इस तरह लिखा जा सकता है 1.55 × 10⁻², 1.55 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब हो गया। अब ये वायुमंडलीय दाब आपका है, कुल दाब पूछा हुआ है तो क्या करेंगे? कुल दाब के लिए ये जो हमारा वायुमंडलीय दाब है 1.01 × 10⁻⁵, 1.01 × 10⁻⁵ प्लस जोड़ दीजिए इसमें 1.55 × 10⁻²। ऐसे हमने जोड़ दिया इसको। अब ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करना आपको है, इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए या तो घात समान करिए, तो घात समान करने की कोई जरूरत नहीं, जोड़ करके भी घात अब एडजस्ट कर देते हैं। क्या करेंगे यहां पे आप 10⁻⁵ ये कॉमन ले लीजिए, 10⁻⁵। आप चाहे तो 10⁻² ही कॉमन लीजिए। चलिए 10⁻² कॉमन ले लीजिए, अभी बात बना लिया जाएगा। 10⁻² आपको ज्यादा समझ में अच्छा आएगा। 10⁻² कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 10⁻³ बचेगा। 10⁻³ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 1.01 आगे 0 हो जाएगा, फिर तो 1010 यहाँ 10⁻³ बचेगा, मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो 1010 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1.55 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻² तो बाहर हो ही गया है। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे आप, 1010 है ये और 1.55 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 1011.55 ऐसे होगा, गुणे 10⁻²। दशमलव को हमको कहाँ लाना है? लेफ्ट में लाना है। लेफ्ट में जब ले आना होता है तो घात को एडजस्ट करने के लिए जोड़ देते हैं।
जब लेफ्ट में लाना होगा तो हम लोग जोड़ देते हैं, राइट लेना होगा तो घटा देंगे। तो हमको यहाँ 1 2 3 स्थान लेफ्ट लाना है, तो 1.01 इंटू 10 पावर 3 को जोड़ देंगे तो 5, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1। अच्छा पूरा लिखेंगे तो पूरा लिख लीजिए, चाहे 1.0155, वैसे लिखा जाएगा 2 ही अंक तक, लिखना है 2 ही अंक तक, लेकिन यहाँ पर हमको 5 अंक लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि 1.01 इंटू 10 पावर 5 कर दोगे तो वही प्रेशर तो वायुमंडलीय प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब तो वही है, इसका मतलब जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। कुछ फर्क आपको दिखाना है, कितना डिफरेंस आया है, उसके लिए आप लास्ट तक ले जाएंगे। तो 1.0155 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, कुल दाब हो जाएगा, ठीक है। और भी आप क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन जो है और भी आप लगा सकते हैं, लगाए होंगे। एक देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, पारे की बूंद है, बड़ी वाली बूंद, और उसको हम 27 छोटी छोटी बूंदों में तोड़ रहे हैं। बताया भी गया इस तरह क्वेश्चन, या 1000 छोटी छोटी बूंदों में तोड़ रहे हैं, तो कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और इस पर आपको बताता हूं। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, 3 मिलीमीटर त्रिज्या की पारे की गोलाकार बूंद, 3 मिलीमीटर त्रिज्या की पारे की गोलाकार बूंद समान आयतन की 27 छोटी छोटी गोलाकार बूंदों में टूट जाती है, ठीक है ना। पारे की एक बूंद है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 मिलीमीटर। पारे के बूंद की त्रिज्या है 3 मिलीमीटर, पारे के बूंद की त्रिज्या बराबर है 3 मिलीमीटर। इसको बना लेंगे मीटर में, तो 3 गुणे 10 घाते -3 मीटर हो जाएगा। ये 3 मिलीमीटर जो बूंद पारे की है, ये बड़ी बूंद है, ठीक है। इसको 27 छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा गया है, 27 छोटी छोटी बूंदों में इसको तोड़ा गया है। तो इसका मतलब एक बड़ी बूंद का आयतन तो वही रहेगा, आयतन वही रहेगा, चाहे आप छोटी बूंदों में तोड़िए चाहे बड़ी बूंद में तोड़िए, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ r बड़ी बूंद की त्रिज्या हो गई, और 27 गुणे एक छोटी बूंद की त्रिज्या हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल r³। काटेंगे आप तो कैपिटल R हो जाएगा 3r। इसका मतलब बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटे बूंद की त्रिज्या की 3 गुनी है, या छोटे बूंद की त्रिज्या बड़े बूंद की त्रिज्या की 1/3 है, तो बड़े बूंद छोटी बूंद की त्रिज्या हो जाएगी 1 मिलीमीटर, या इसको आप 10 घाते -3 मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटे बूंद की जो त्रिज्या है वो 1 मिलीमीटर हो गई, बड़े बूंद की त्रिज्या हो गई 3 मिलीमीटर, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वही क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य निकालना होगा। तो 27 छोटी बूंदों के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल माइनस एक बड़ी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसी में हम पारे के पृष्ठनाव से गुणा कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। अर्थात आपको सॉल्व क्या करना है, 27 गुणे एक छोटी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r², त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, यानी 10 मीटर है, 10 -6 हो जाएगा। वर्क करेंगे, माइनस एक बड़ी बूंद का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई, त्रिज्या उसकी 3 है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 -6 हो जाएगा। या आप देख रहे हैं चीज को, 27 छोटी बूंदों के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर, ये एक छोटी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। 27 से गुणा कर दिया हमने तो 27 छोटी बूंदों के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल हो गया, माइनस एक बड़ी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूले से, त्रिज्या उसकी है 3 मिलीमीटर या 3 गुणे 10⁻² मीटर, -3 मीटर, उसका वर्ग किया हमने तो 9 गुणे 10⁻6 मीटर कितना हो गया। आप घटा देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे और इसी में ये हो गया आपका डेल्टा ए, और इसी में जब हम टी से गुणा कर देंगे तो वर्ग डन निकल जाएगा। टी का मतलब 0.465 ये पारे के लिए पृष्ठतनाव का मान होता है। यह भी गया इस तरह आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.465 से तो कुल किया गया कार्य जो कि 27 छोटी छोटी बूंदों के रूप में कुल किया गया कार्य है वो कार्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगी बताइएगा, और नेक्स्ट टर्न से मतलब कल से है ना नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपका है वो शुरू करेंगे। अगला चैप्टर ऊष्मागतिकी से संबंधित है, ऊष्मा से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, ऊष्मा के पूरे खंड आपके कोर्स में बड़े अच्छे ढंग से दिए गए हैं, उसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक।